चलो जी शुरू करें। आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो मेरे टॉपिक्स लिखे हैं इसमें मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर, और आपके इससे अलग टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर देखा जाए तो वैसे आपके ये सब आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड ऑफ हो गए हैं, बट ये अगर एक बार हम ये जो बेसिक्स हैं अगर एक बार हम इन्हें पढ़ लेंगे तो फिर हमें जो आगे जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट, उसमें दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, तो बेसिकली बस इस चैप्टर में बस अभी एक टॉपिक बचा है मोल कॉन्सेप्ट, बाकी सब ऑलमोस्ट डिलीट हो ही गया है। तो हम मोल कॉन्सेप्ट के बाद में आएंगे। पहले आज हम इन जो टर्म्स होती हैं, इन टर्म्स का मतलब अगर हमें अच्छे से पता होगा तो फिर हमें आगे जाके अपने मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर देखते हैं, मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? क्या होता है मैटर? आज से पहले ये तो है नहीं कि हमने पहली बार आज ये सब सुना, आज से पहले भी सुना होगा, है ना। मैटर क्या होता है? चलो जी, मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो जिसमें वजन हो, वेट हो, या फिर जिसमें मास हो और वो जगह घेरती हो। क्या कहा मैंने? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। उसको हम मैटर बोलते हैं। जिस भी किसी ऑब्जेक्ट में, जिस भी किसी चीज में आपका मास है और वो जगह घेरती है, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है जिस चीज को आप अपनी पांचों सेंसेस में से फील कर सकते हो। पांचों सेंसेस कौन कौन सी है हमारी? देखना, सुनना, फील, टच करना, ये सब, टेस्ट करना, वो सब आपका क्या होता है? मैटर होता है। ओके, फिर मैटर हमारा वैसे हमें पता है हमारा मैटर 3 स्टेट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सी होती है वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 5 होती है वैसे, पर हम बेसिक 3 की बात करते हैं क्योंकि हम इन 3 से मतलब होता है। बाकी जो 2 कौन सी होती है? प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उनकी हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात तो मैं इन तीनों की भी करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इनको तो हटा देता हूँ और एलिमेंट्स पे चलता हूँ। व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट भी क्या होते होंगे? मैटर ही होता होगा, है ना। कैसे मैटर? एलिमेंट्स हमारे होते हैं प्योर मैटर। प्योर एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? प्योर मैटर होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो प्योर हो, उनमें कोई भी आपका मिक्सचर या उनमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, सारे जितने भी एटम्स हों सारे एक ही जैसे हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेता हूँ। हाइड्रोजन गैस क्या होती है मेरी? H2। तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस, मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस का कंटेनर है तो उसमें सारी हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन गैस है, उसमें और कोई सी गैस का कोई मिक्सचर नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आयन। मेरे पास आयन की एक रोड है, आयन रोड, राइट। आयन रोड में जितने भी सारे चीज, जो आयन रोड जिन एटम से मिलके वो बनी है, वो सारे एटम आयन के ही हैं, Fe के ही हैं। ठीक है, और कोई एटम उसमें नहीं है। तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें, और आयन को फिर, और जो दूसरी डेफिनेशन आप दे सकते हैं एलिमेंट्स की, वो ये दे सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम फर्दर डिवाइड ना कर सकते हो, उनके कंसिक्वेंट सब्सटेंसेस में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, समझ में आ गई ये बात सबको? चलो, तो एलिमेंट्स क्या हो गया हमारा? एलिमेंट्स हमारे हो गए ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम फर्दर डिवाइड ना कर सकते हो, या फिर जो प्योर हो, कोई बाकी उनमें इम्प्योरिटीज ना हो। ओके, अब आते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स भी हमारे एक तरीके से प्योर ही होते हैं। कंपाउंड्स भी हमारे क्या होते हैं? एक तरीके से प्योर ही होते हैं। बट क्या होता है, इनकी कंपाउंड्स की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कंपाउंड्स हमारे होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, एक, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। बट इनका कॉम्बिनेशन होने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उसे हम बोलते हैं दे आर मिक्स्ड in same proportion। सेम नहीं, डेफिनेट ज्यादा बेटर रहेगा, डेफिनेट। दे आर मिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो एलिमेंट्स आपके एक कंपाउंड में हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट उनका मिक्स होने का तरीका वो हमेशा डेफिनेट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वाटर लेके देखते हैं, वाटर H2O, ठीक है।
H2 है, H2 का एक मॉलिक्यूल मुझे पता है, H2 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, राइट। तो आप पानी अब कहीं का भी ले लो, आप समुद्र का पानी ले लो, आप अपने घर का पानी ले लो, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, आप कैसा भी वाटर ले लो, आपका जो वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा ना वो हमेशा H2 ही होगा, वो इससे अलग नहीं होगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि हमेशा एक ही प्रोपोर्शन में मिक्स होना, इसी को हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है जी। वो होते हैं आपके कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हमारे हो गए। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर और कंपाउंड्स में ये भी आपका कॉम्बिनेशन ही होता है, बट मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर में आपका जो एलिमेंट्स हैं, आपके जो कंपाउंड्स हैं, वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, उनका कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है कि वो इसी प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे, ठीक है। जैसे मिक्सचर हमारा क्या है, अगर मैं वाटर में आपका सॉल्ट मिक्स कर दूं या फिर शुगर मिक्स कर दूं, तो वो मेरी मर्जी है ना, मैं कितना भी सॉल्ट या कितना भी शुगर मिक्स कर सकता हूँ। कोई डेफिनेट तो है नहीं कि मुझे वाटर मेरे पास है तो मुझे उसमें इतना ही सॉल्ट मिक्स करना है ना। तो ऐसे जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ओके, चलो ये तो थी आपकी कुछ जो बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो। और दो बेसिक टर्म्स आई नो, मतलब आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को बिल्कुल पता होंगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इन दोनों टर्म्स में आपको डिफरेंस भी पता होगा। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ये बेसिक यूनिट होती है मैटर की। क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर की, जिससे कोई भी मैटर मिलके बनता है, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बताती थी कि भाई एटम सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की, इससे छोटी यूनिट नहीं होती। उसके बाद हमें पता चला कि जो डाल्टन की थ्योरी थी वो गलत थी, और एटम जो है आपका फर्दर डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल वो होता है कि कोई भी एक एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट जिस स्टेट में करता है वही उसका मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका कभी भी सिंपल H नहीं होता। हाइड्रोजन जो आपकी एग्जिस्ट करती है वो आपका एज एन गैस एग्जिस्ट करती है H2, ठीक है। तो जो जिस तरीके से फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है वही उसका एक मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मेरे पास मॉलिक्यूल होता है H2, तो आपका H ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपकी जो हाइड्रोजन होगी वो आपकी हमेशा दो एटम के साथ एग्जिस्ट करेगी, जिसको आप H2 बोलते हैं, ओके। वो होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एटम का कॉम्बिनेशन आपका मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं H2O, यहाँ पे एटम तो तीन एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम, बट मॉलिक्यूल ये पूरा एक है। समझ रहे हो बात? मॉलिक्यूल और एटम्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने एटम्स हैं, तो एटम तो इसमें तीन है, एक और दो, इसके तीन हो गए। बट अगर मैं पूछूं मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल सिर्फ ये एक है, ठीक है। चलो ये आपकी हो गई एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। सॉलिड, लिक्विड और गैस आप लोगों को पता ही होगा। सॉलिड जिसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, वो हमारे सॉलिड्स होते हैं। लिक्विड्स में आपकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है, बट शेप वो कंटेनर की ले लेता है, ठीक है। और उनकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके एटम्स के बीच की, वो सॉलिड्स से कम होती है, उनको सॉलिड्स बोलते हैं। और लिक्विड्स क्या होते हैं? जो जिनकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट नहीं होती, दोनों ही फिक्स नहीं होती, और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके एटम्स के बीच में वो भी सबसे कम होती है, उन्हें हम गैसेस बोलते हैं, ओके। तो ये आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, ओके। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसाक्स लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये सारे लॉज हमें पहले करने थे, बट क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो ये सिलेबस अब ये हमें नहीं करना, ठीक है। आप ऐसे इनको रीड कर सकते हैं अपनी बुक से, बट ये आपके एग्जाम में अब नहीं आएंगे, ठीक है। बट आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझे ये कहता है कि जो मैटर है ना तो मैं उसे बना सकता हूँ, ना मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैटर को ना मैं बना सकता हूँ, ना डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओके।
ये आपका और होता है कि सिंपल अगर मैं एक बात बताऊँ तो जितना आपने रिएक्टेंट का मास जितना आपका होगा बिफोर रिएक्शन और जितना आपका प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर रिएक्शन, उन दोनों का मास हमेशा इक्वल होगा, मास आपका कहीं गायब नहीं होता। ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके जी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आपकी अब आपकी उसमें नहीं है। अब जो चीज़ें हमें पढ़नी है हम उन पे आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक बता दूं, एक चीज़ होती है आपको ये याद रखनी है हमेशा, एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? ये नंबर 6.22 × 10⁻23। कितना होता है ये नंबर? 6.22 × 10⁻23। ठीक है, अब ये आपके 6.22 × 10⁻23 आपके एटम्स भी हो सकते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है इस बात में? चलो अब आते हैं हम सबसे पहले, तो इसके बाद हमारी एक चीज है वो है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पे बात करते हैं हम अब। देखो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं पहले एक बार। जो भी कोई चीज़ हम मतलब अगर किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं ना, तो उसको आप कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ही हमारा मतलब एक तरीके से मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है कि अगर मैं कोई चीज़ मेरे पास एक ऐसी हो जो मैंने स्टैंडर्ड मान लिया, उसके कंपैरिजन में फिर मैं दूसरी चीज़ को मेजर कर सकता हूँ कि यार इससे छोटी है, इससे बड़ी है, इससे हल्की है या भारी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ मुझे ये लाइन आप कंपेयर करके बताओ, ये एक सिंपल अगर मैं लाइन बना देता हूँ और मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसे कंपेयर करके बताओ, तो कैसे कंपेयर करोगे? क्या बताओगे कि इसकी लेंथ कितनी है, क्या है, मतलब है ना, कुछ है नहीं ना बताने को। तो अगर मैं कहूँ कि इस लाइन को देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपको इस लाइन को आपको छोटा करना है या बड़ा करना है, तो हाउ विल यू डू इट? आपके पास कंपैरिजन करने के लिए किससे कंपेयर करोगे छोटे बड़े करने के लिए? तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसके सामने ही एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दूँ, है ना, तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। कैसे? अब कंपैरिजन में क्या हो गया, आपको पता चल गया कि जो दूसरी लाइन है उसके कंपैरिजन में ये लाइन छोटी है। जब तक ये लाइन नहीं थी तो आपके पास कुछ नहीं था इस लाइन के बारे में कहने के लिए कि ये छोटी है या बड़ी है। ठीक है, अगर मैं इसके साइड में एक छोटी लाइन ड्रॉ कर दूं तो अब ये लाइन बड़ी हो गई। अब आपके पास कुछ कहने के लिए है कि भाई ये लाइन तो दूसरी वाली लाइन से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो जितना भी हमारा मेजरमेंट का सीन होता है ना, वो सारा कंपेयरिंग से होता है। तो हम एटॉमिक मास की बात कर रहे थे। किसी भी एलिमेंट का मास, मतलब किसी भी एलिमेंट जो हमारा है उसके एटम्स का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान रखी है कि मुझे इस एलिमेंट के मास से कंपेयर करके देखना है। ठीक है, और वो एटम कौन सा है? C12, कार्बन 12 एटम। अगर मैं किसी भी एलिमेंट के एटम्स का मास निकालता हूँ तो मैं कार्बन 12 के एटम से कंपेयर करके, ठीक है, कार्बन 12 के एटम के उसमें किसमें कार्बन कंपैरिजन में जितना भी मास होगा वही आपका उसका एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। ओके, चलें आगे। तो जो आपका कार्बन का जो मास होता है वो होता है आपका 12 AMU, मतलब 12 होता है। ओके, तो इसी से हम कंपेयर करके आपके बाकी और सबका मासेस निकालते हैं। तो ये तो 12 यूनिट्स हो गई, बट अगर मुझे एक यूनिट की अगर वो चाहिए, 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर मुझे चाहिए, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो मुझे एक की तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं सबके निकालूंगा। तो उसके लिए हम सिंपल अपना जो वो होता है यूनिटरी मेथड उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको वो हो जाएगा 1/12, 1/12 के जिसमें 1/12 के बराबर होती है आपकी 1/12 किसका मास? कार्बन 12 का। कार्बन 12 का जो
कार्बन 12 का जो 1/12 मास होगा वही आपकी क्या होगी, 1 एटॉमिक मास यूनिट होगी, है ना। कार्बन 12 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ और कार्बन 12 को मेरा मास कितना है, तो ये वाली चीज तो भी छोड़ो, कार्बन 12 को मेरा जितना भी मास होगा, ठीक है, एटॉमिक मास जितना भी मेरा कार्बन 12 का होगा उसका 1/12 ही मेरा 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, और देखो जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं ना किसी चीज से, तो आप एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हो। कभी जब भी हम कोई चीज कंपेयर करते हैं किसी भी चीज से तो हम उसको रिलेटिव मास भी बोल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, कंपैरिजन जब हम करके किसी चीज का मास बताते हैं। ओके, जो मेरा एटॉमिक मास की यूनिट होती है वो मेरी AMU होती है, फिर मैं उसको सिंपली U से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर यही चीज़ मुझे ग्राम में बतानी हो तो उसे मैं बोलता हूँ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास में अगर कार्बन 12 का मैंने क्या लिखा था अभी, C12 का क्या होता है एटॉमिक मास 12 यूनिट्स, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, 12 ग्राम्स हो जाएगा। ग्राम्स में ही रिप्रेजेंट करना एटॉमिक मास को आपका ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो जी, तो नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब मॉलिक्यूल तो था आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास भी सेम बात होगी। अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास भी बिल्कुल आपका एटॉमिक मास जैसा, यहाँ पे मैं एटम का मास लेके चल रहा था, यहाँ पे मैं किससे मॉलिक्यूल के मास से कंपेयर कर रहा हूँ, करना C12 कोई कंपेयर है। ओके, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल का मास कंपेयर करता हूँ इन प्लेस ऑफ एटम तो फिर मैं उसको बोलता हूँ मॉलिक्यूलर मास। और जैसे मॉलिक्यूलर मास है तो उसका भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अगर मेरा कोई मॉलिक्यूलर मास फॉर एग्जांपल किसी उस मॉलिक्यूल का मेरा मास आपका 45 AMU है मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 45 ग्राम्स। ओके, ये हो गई आपकी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात। अब मेरे पास किसी भी एक एलिमेंट का 1 ग्राम वो है, 1 ग्राम है मेरे पास, ठीक है, 1 ग्राम मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो 1 ग्राम में उसके कितने एटम मेरे पास होंगे, वही इसी चीज के ऊपर मेरा पूरा मोल कॉन्सेप्ट बेस करता है, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। एवोगैड्रोस नंबर जो मैंने आपको बताया था, एवोगैड्रोस नंबर वही नंबर होता है कि 1 ग्राम में किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे वही एवोगैड्रोस नंबर मेरा कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी अगर आप एटम कोई मतलब एलिमेंट कोई भी ले लो, अगर उसका आप 1 ग्राम बोलोगे तो उसमें आपको 6.022 × 10⁻23 एटम्स मिलेंगे, ठीक है। कितने एटम्स मिलेंगे, और इसी को मैं बोलता हूँ 1 मोल, इसी को मैं बोलता हूँ 1 मोल। ओके, ये हो गया मेरा 1 मोल। अब यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास H2 गैस है, मैंने बोला आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का क्या मतलब है कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस के कितने एटम्स हैं, 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन गैस है, तो H2 होगा। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के 6.22 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर आप मॉलिक्यूल्स में बात कर रहे हो तो 1 मोल आपका नंबर सेम रहेगा, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर मैं एटम्स की बात करूँ तो नंबर मेरा सेम रहेगा, तो इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ एटम्स आ जाएगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में बात मुझे करनी सिर्फ इसी नंबर की है,
6.02 × 10⁻23 की। अगर मैं उसमें कंपाउंड में बात कर रहा हूँ तो मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा, और मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं एटम्स की बात करूँगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि यहाँ पे एटम्स कितने होंगे H2 में, H2 ये मेरा एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास एक मोल में, कितने? तो अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलो कल हम इसके बाकी जो मतलब रूल्स होते हैं हमारे मोल कॉन्सेप्ट के, वो रूल्स करके और फिर हम मोल कॉन्सेप्ट के कल क्वेश्चंस करेंगे। ओके।